अपने हौसले बुलंद कर, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि व्हाट द क्वालिटी ऑफ फिजिकल साइंस टीचर, भौतिक विज्ञान अध्यापक के गुण क्या होते हैं। तो अब बात करेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी तथा विभिन्न आयोगों की विभिन्न सिफारिश के आधार पर भौतिक शिक्षण के उद्देश्य निम्न है। सबसे पहला, छात्रों के वर्तमान पर्यावरण की खोज करना। सबसे पहले कि मतलब स्टूडेंट के बारे में जानना कि वे किस प्रकार पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात करें, पर्यावरण के विभिन्न घटकों से संबंधित प्रश्नों को बनाना, मतलब जो अपने आसपास में जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में थोड़ा बताना। अगर जाने देखो हम जाने की साइंस होती है क्या अपनी बेसिकली, तो साइंस क्या होती है अपनी, साइंस एक ऐसा ज्ञान होता है जो इंसान क्या करता है, ग्रहण करता है। और कैसे ग्रहण करता है, किसी भी चीज़ को देख कर और उसके ऊपर क्या करके एक्सपेरिमेंट करके, वो भी एक सिस्टमेटिकली तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की बात करो, स्टडी ऑफ नेचर, मतलब नेचर को देखकर एक प्रकार से, तो मतलब जो अपने पर्यावरण में विभिन्न जो घटक है ना उनसे संबंधित, मतलब अपने खुद से प्रश्न बनाना, ये भी एक टीचर का क्या होता है, उद्देश्य होता है एक प्रकार से। थर्ड की बात करें, रिपोर्टों का मौखिक, लिखित और ग्राफिक परीक्षण करना, मतलब जो भी पढ़ाया है उसको एक ग्राफ के माध्यम से या नोट्स वगैरह के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना या उसका अध्ययन करना। प्रेक्षण या दूसरे साधनों द्वारा संकलित सूचनाओं को छात्रों हेतु उपयोगी बनाने तथा छात्रों को देना, मतलब जो भी चीज़ पढ़ाया है, जो भी चीज़ लिखी है उनको इतना योग्य बनाना, मतलब इस प्रकार से लिखना कि बच्चों को भी क्या आ जाए, अच्छे से समझ आ जाए एक प्रकार से, और उनको देना। फिर नेक्स्ट की बात करें तो वस्तुओं, घटनाओं तथा प्रयोगों का वर्गीकरण करना। उसके बाद बात करें, एक निर्धारित नमूने के विकास हेतु जरूरी वस्तुओं तथा आंकड़ों का क्रमबद्ध करना, मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिस्कवरी करके या उसके बारे में जानकर फिर बच्चों को बताना। आंकड़ों को पहचान कर विश्लेषण करना ताकि ताकि कारण तथा प्रभाव के संबंध में खोज की जा सके। नेक्स्ट की बात करें, ठोस तथा विश्वसनीय स्थितियों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करना, परिणाम याद करना। ठोस तथा विश्वसनीय सिद्धांतों के विश्लेषण के आधार पर पूर्व अनुमान लगाना। साधारण प्रयोग को बनाना तथा उससे संबंधित समस्याओं को हल करना। आंकड़ों तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना। भौतिक विज्ञान के विकास हेतु भारतीय भौतिक विज्ञान के योगदानों को प्रत्यास्मरण करना। देश के राष्ट्रीय संसाधन स्रोतों को पहचान तथा उनका सही प्रयोग करना। राष्ट्रीय संसाधन स्रोतों के व्यर्थ उपयोग तथा प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठाना। समाज की आर्थिक तथा सामाजिक विकास में एक विज्ञान और तकनीकी योगदानों में संबंध स्थापित करना। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मतलब एक प्रकार से जानना, किसी चीज़ के बारे में जानकर और उसके बारे में अपनी सोसाइटी को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाई बहन को इन्फॉर्मेशन देना, एक प्रकार से शिक्षण में गुण गुण होने चाहिए। ये क्या होता है, शिक्षक का उद्देश्य, ताकि साइंस के प्रति लोगों की रुचि ज़्यादा जागृत हो सके। अब हम बात करें कि नीड ऑफ फिजिकल साइंस लैबोरेटरी, क्या हमें भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं अपनी, अगर साइंस की बात करें, साइंस के बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, बोलते हैं इस प्रकार से कि एक तो होती है अपनी फिजिकल साइंस, दूसरी कौन सी होती है, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की बात करें जिसमें हम नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अब जानने की भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता, मतलब लेबोरेटरी की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, मीनिंग ऑफ लेबोरेटरी, प्रयोगशाला का अर्थ की बात करें, प्रयोगशाला का शाब्दिक अर्थ है प्रयोग करने का स्थान, जहाँ पे क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, साइंस क्या होती है, एक ऐसा ज्ञान होता है जो इंसान क्या करता है, ग्रहण करता है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर क्या करके एक्सपेरिमेंट करके, वो भी एक सिस्टमेटिकल तरीके से। ठीक है, तो प्रयोगशाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रयोग करने का स्थान। प्रयोगशाला एक विशाल कमरा है जिसमें विद्यार्थी का समूह प्रयोग करता है। प्रयोगशाला में प्रकाश सरलता से आ सके और जिसमें हम इस प्रकार सीटों की व्यवस्था हो कि हर बालक अपनी अपनी सीट के सामने विज्ञान सामग्री उपकरणों की सहायता से प्रयोग करते हुए इसे निष्कर्ष निकालने की दिशा में कार्य करे। प्रयोगशाला वैज्ञानिक अन्वेषण तथा प्रयोग करने के अवसर प्रदान करती है, साथ ही वैज्ञानिक विधि को कार्य के रूप में देखने का अवसर प्रदान करती है। अगर बात करें यहाँ प्रयोगशाला की उपयोगिता अथवा महत्व, किसकी महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, विज्ञान शिक्षण हेतु प्रयोगशाला के अत्यधिक महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2 के अंतर्गत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला खोलने की व्यवस्था की गई। प्रयोगशाला की उपयोगिता एक महत्वपूर्ण निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहला बात करें, प्रयोगशाला छात्रों विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ये तो बात है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट, जिस चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे एक प्रकार से, उसमें तो ऑब्वियसली मतलब इंटरेस्ट तो क्रिएट होएगा ही। सेकंड की बात करें तो प्रयोगशाला छात्रों में विज्ञान शिक्षण का वातावरण उत्पन्न करती है। थर्ड की बात करें, प्रयोगशाला द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन तथा सवालमपन जैसी भावनाओं का विकास होता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, मतलब विज्ञान के बारे में बच्चे जानना सीखते हैं एक प्रकार से। और प्रयोगशाला द्वारा छात्रों को करके सीखने के सिद्धांत के आधार पर ज्ञान दिया जाता है जो अधिक स्थायी होता है तथा उसमें शिक्षण कार्य के रुचिपूर्ण रचनात्मक अनुभव प्राप्त होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि बच्चों में एक मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं बच्चे, इसमें बहुत ज़्यादा इसका क्या है, महत्व होता है। बात करें प्रयोगशाला में छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने में उनके सामाजिक गुण का विकास होता है, मतलब सभी क्या करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो मिलकर काम करते हैं सारा, तो एक एकता की भावना टाइप से भी काम हो जाता है। प्रयोगशाला में छात्र प्रयोग द्वारा परीक्षण लेने, विश्लेषण करने में, निष्कर्ष निकालने, उसके सोचने, विचारने, निरीक्षण करने, व्याख्या करने तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।
प्रयोगशाला में प्रयोग संबंधी सभी उपकरण, यंत्र व सामग्री एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाती है, इसलिए प्रयोग करने में आसानी रहती है तथा समय की बचत होती है। मतलब सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके प्रयोग कर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो भी एक ही जगह पर क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं हमें लेबोरेटरी के अंदर। छात्रों को पुष्ट एवं प्रामाणिक ज्ञान कराया जा सकता है। प्रयोगशाला में कार्य करने से छात्रों में वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की आदत पड़ जाती है। प्रयोगशाला में कार्य करते हुए विभिन्न उपकरणों की मदद एवं निर्माण करने में छात्रों की आत्मनिर्भरता आती है। प्रयोगशाला के अभाव में उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में टूट फूट होने की संभावना रहती है। प्रयोगशाला में उपकरणों एवं यंत्रों के रख रखाव के छात्रों को व्यावहारिक समझ भी विकसित होती है। मतलब एक प्रकार से समझाया जाता है, एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, उसके ऊपर फिर बच्चों से पूछा जाता है। इससे बच्चों का बहुत मतलब मानसिक विकास अच्छे से हो पाता है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, शिक्षण व्यू चक्र क्या है एक प्रकार से। तो जाने शिक्षण व्यू वह रचना का अर्थ कि क्या है अपने शिक्षण व्यू। इंग्लिश जैन शब्द के अनुसार नीति अथवा स्ट्रेटजी शब्द का अर्थ है युद्ध में सेना को लड़ने के लिए उचित स्थान पर नियुक्त करने की कला से, जिसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। अर्थात स्ट्रेटजी या नीति का अर्थ एक युद्ध कला का तथा कौशल है, जिससे दूसरे एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार व्यू रचना बड़ी सेना के कार्य तथा उसकी क्रियाओं की योजना तथा निर्देशन की कला का विज्ञान है। एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो अपना नीति स्ट्रेटजी है उसका मतलब क्या है कि हम आगे किस प्रकार से काम करेंगे, ठीक, किस आधार पर हम एग्जाम फाइट करेंगे, ठीक है। एक प्रकार से ये डिसाइड करना स्ट्रेटजी कहलाता है, एक प्रकार से नीति। इस स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत योजनाओं या कार्य करने को के मार्ग को बताता है। अतः व्यू रचना का संबंध कार्य प्रणाली से होता है। इसी प्रकार शिक्षण के अंतर्गत इसका संबंध शिक्षण की कार्य प्रणाली से होता है। अतः शिक्षण स्ट्रेटजी का अर्थ है लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य प्रणाली की कलात्मक और कौशलात्मक व्यवस्था करना है। बात करें शिक्षण वह रचना की परिभाषा अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग इसकी क्या दी परिभाषा दी। सबसे पहले बीओ स्मिथ के अनुसार स्ट्रेटजी है व्यू रचना कार्य है कि उन रूपों को कहते हैं जो कुछ उपलब्धियों को करने के लिए किए जाते हैं तथा कुछ आवश्यक कार्य में सुरक्षा करते हैं। मतलब स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि कोई भी एक काम है उसको करने के लिए जो उपलब्धियां हासिल करने के लिए जो किए जाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। और आइवर के डेविस के अनुसार व्यू रचना अनुदेश या शिक्षण की व्यापक होती है। प्रौढ़ी के अनुसार शिक्षण नीतियों का संबंध एवं क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। शिक्षण व्यू योजनाओं में विभिन्न शिक्षण विधि रीतियों तथा युक्तियों सम्मिलित है। शिक्षण व्यू रचनाओं में सबसे अर्थ है वह पूरी कार्य व्यवस्था अथवा नीति जिसके माध्यम से शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह कार्य अवस्था केवल एक ही पाठ से संबंध हो सकती है अथवा कई पाठों तक विस्तृत हो सकती है। अस्तु व्यू रचना की आवश्यकता एक या अनेक से संबंधित पाठ के संदर्भ की अनुभव की जाती है। वैन बी स्टेरेस के मतानुसार रचना के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शिक्षण व्यवहारों के अनुक्रम की व्याख्या करने के लिए तर्क के रूप में की जाती है और यह एक या कई पाठों की सामान्यीकृत व्यवस्था है जिसमें रचना अनुदेशात्मक लक्ष्य के अनुसार वांछनीय छात्र व्यवहार तथा उनके सफल कार्यान्वयन हेतु सुनियोजित युक्तियों की रूपरेखा उपलब्ध होती है। अगर बात करें शिक्षण व्यू की मुख्य विशेषता क्या है, व्यू रचना की सफलता शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता अनुभव तथा उसकी सूझबूझ में प्रभावित होती है, जो कि शिक्षण की वास्तविक परिस्थिति का साक्षात्कार होने से पहले तथा बाद में अवसथाओं के रचना कौशल विकसित करने तथा उसके परीक्षण लाने के प्रति संकेत एवं सुझाव मिलते हैं। इसलिए शिक्षक को इस संबंध में विमर्श क्षेत्र के चिंतन का सहारा लेना पड़ता है। बात करें व्यू रचना का प्रभाव संपूर्ण शैक्षणिक परिस्थितियों में निहित रहता है। शिक्षण व्यवहार के शैक्षणिक अंशों से संबंधित होकर पूरे पाठ या कई पाठों तक मिलने वाली शिक्षण अधिगम की परिस्थिति से जोड़ता है। व्यू रचना का स्वरूप शिक्षण प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व निर्धारित होता है। यह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित में अभिवृद्धि लाने के लिए पूर्वकल्पित परिस्थितियों के विश्लेषण पर निर्भर होता है। व्यू रचना के अंतर्गत विद्या तकनीक एवं युक्तियों का समावेश होता है। किसी एक रचना कौशल में एक से अधिक विद्या तकनीक एवं युक्तियों का समन्वित रूप में उपस्थित संभव है। शिक्षण की व्यू रचना शिक्षण द्वारा स्वीकृत अधिगम सिद्धांत का मानव स्वभाव के बारे में उसकी मान्यता तथा परीक्षण के प्रवेश दोनों के रूप में प्रभावित करती है। अगर बात करें कि इसके लाभ क्या क्या है, शिक्षण व्यू रचनाओं के लाभ, तो सबसे पहले विषय वस्तु को छात्र तक पहुंचाने एवं समायुक्त साधन व्यू रचनाओं को माना जाता है। इससे छात्र को उसके समझने में सहायता होती है। शिक्षण व्यू रचनाओं शिक्षण को व्यावहारिक रूप से प्रदान करने में सहायक का कार्य करती है। व्यू रचना शिक्षण को गत्यात्मक रूप से काम करने में लाभदायक होती है। व्यू रचनाओं के शिक्षण को सरल स्पष्ट मार्गदर्शन बनाने की सहायक होती है। व्यू रचना शिक्षण अधिगम व्यवस्था में एक प्रेरणादायक रूप में कार्य करती है। इससे छात्र स्वतः सक्रिय होकर पाठ्य वस्तु को आत्मसात करते हैं। व्यू रचनाओं में शिक्षण को प्रयोजनवादी बनाने में सहायक होती है। यह शिक्षण को बोधात्मक रूप प्रदान करने में सहायक होती है। व्यू रचनाओं के शिक्षण को वास्तविक रूप प्रदान करने में भी क्या होती है, सहायक होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव।
वेरीफाई डिस्कस ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। लक्ष्य और उद्देश्य में विभेद कीजिए। शिक्षण उद्देश्य के ब्लूम के वर्गीकरण प्रणाली का सिद्धांत। अब हम डिस्कस अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो अपना है डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। वेरीफाई डिस्कस वॉल्यूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इट इज सिग्निफिकेंस इन फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्य और उद्देश्य में विभेद कीजिए। शिक्षण उद्देश्य के वॉल्यूम के वर्गीकरण प्रणाली का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए और अनुदेशात्मक उद्देश्य के प्रतिमान में इसका महत्व बताइए। तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम टेक्सोनॉमी है क्या। देखो वॉल्यूम टेक्सोनॉमी का वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम ने किया था। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में इसका वर्गीकरण को दर्शाया, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से परिचित हुई। वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधारित है, जिससे एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उसका प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है। यही सब ब्लूम के वर्गीकरण की ही देन है। इसके बारे में किसने बताया था? ब्लूम ने ही बताया था। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई। इसका निर्माण कार्य ब्लूम द्वारा यह ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुई। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षक के उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इस तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। ब्लूम का वर्गीकरण की अगर बात करें तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर ही मनोवैज्ञानिक ने अपने परीक्षण किए और वह अपने परीक्षणों में सफल भी हुए। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि ब्लूम का यह सिद्धांत काफी हद तक सही है। बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण ब्लूम टेक्सोनॉमी के में संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, मनोशारीरिक उद्देश्य समेत है। सर्वप्रथम हम संज्ञानात्मक उद्देश्य क्वालिटेटिव डोमेन की प्राप्ति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है अपना एक प्रकार से। सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदु की कल्पना करना असंभव है। जब तक किसी वस्तु के बारे में हमें ज्ञान, नॉलेज नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है, और अगर संभव हो भी जाए तो इसकी सही दिशा नहीं मिल पाती। इसी कारण ब्लूम के वर्गीकरण में इसकी महत्ता को प्रथम स्थान दिया गया। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कॉग्निटिव प्रॉपर्टी में जाए तो ज्ञान। सबसे पहले ज्ञान, अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हम करना क्या है कि कर क्या रहे हैं, तो कोई फायदा ही नहीं पढ़ने का उसका। सेकंड, बोध, कंप्रीहेंसिव। ज्ञान को समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना एवं उसके गुणों दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करना। थर्ड की बात करें अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। ज्ञान को क्रियाविद, प्रैक्टिकल रूप देना अनुप्रयोग कहलाता है। प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकताओं पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी जिंदगी में उसे लागू करने एवं उसका समस्या के समाधान निकालने प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा यह ज्ञान को कौशल स्किल में परिवर्तित कर देता है। यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में उसकी सहायता करता है। फोर्थ की बात करें विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य था तोड़ना, अर्थात किसी बड़े प्रकरण टॉपिक को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना एवं न्यूनतम ज्ञान का निर्माण करना तथा नवीन विचारों की खोज करना। यह ब्लूम का विचार समस्या समाधान में भी सहायक एक प्रकार से कि कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। एक प्रकार से अगर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ना फिर समझने में बिल्कुल क्या होगी, आसानी होगी। नेक्स्ट की बात करें तो संश्लेषण मतलब सिंथेसिस। प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञानों को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना, अर्थात उसको जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें तो मूल्यांकन, इवैल्यूएशंस। सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना कि यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है कि नहीं। करने का तात्पर्य है कि वह वैध, वैलिडिटी एवं विश्वसनीय है या नहीं। जिस उद्देश्य में से वह ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया वह उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के सक्षम है कि नहीं, या मूल्यांकन द्वारा प्राप्त लगाया जा सकता है। मतलब सब लास्ट में क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट की बात करें 2001 रिवाइज्ड ब्लूम वर्गीकरण, मतलब 2001 में दोबारा वर्गीकरण के बारे में बताया गया। ब्लूम के वर्गीकरण में संशोधित रूप में एडर्सन और कर्तवॉल ने दिया। उन्हें वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें कुछ परिवर्तन किए, जैसे रिवाइज्ड ब्लूम वर्गीकरण रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है।
सबसे पहले संस्मरण, रिमेम्बरिंग, प्राप्त किए गए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि माइंड में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसका पुनः संस्मरण रिकॉल पर पाना समकरण की शक्ति को है। एक प्रकार से मान लो कोई भी हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया और वो सब्जेक्ट अपने एग्जाम में आया, उस एग्जाम में हम कितना कुछ लिख पाते हैं उसके बारे में बताया, कितना कुछ याद कर पाते हैं। सेकंड, समझना, प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग कब और कहाँ कैसे करना है या किस व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किए गए ज्ञान को सही तरीके से समझे। ये 2001 की रिवाइज्ड ब्लूमबर्गीकरण के में बताया गया। थर्ड की बात करें, लागू करना, अप्लाई, जब वह ज्ञान समझ में आ जाए, जब पता चल जाए कि इस ज्ञान का उपयोग कब और कहाँ और कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय आने पर उसको लागू करना भी क्या है, जरूरी है। बात करें विश्लेषण, एनालिसिस, उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसको तोड़ना, उसके छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। नेक्स्ट की बात करें तो मूल्यांकन, इवैल्यूएट, विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य में उसकी प्राप्ति की गई वह उस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं, इसका पता हम उसका मूल्यांकन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो रचना, क्रिएटिंग, मूल्यांकन करने के पश्चात उससे स्मरण की में एक नई विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नवीन विचार की रचना होती है। अब बात करिए हम भावनात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन्स, ब्लूम टेक्सोनोमी के अंतर्गत भावनात्मक उद्देश्य अफेक्टिव डोमेन का निर्माण करियवाल एवं मारिया ने 1964 में किया। इन्होंने छात्रों के भावनात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावनात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि प्रत्येक प्रत्येक टॉपिक के प्रति छात्रों के भावनात्मक गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि रूप का विकास करना। सबसे पहले अनुकरण, रिसीविंग, भावनात्मक उद्देश्य अफेक्टिव डोमेन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालकों को अनुकरण, नकल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एक अध्यापक को छात्रों को पढ़ाने के समय उस प्रकरण का भावनात्मक पक्ष को महसूस कर उसको क्रियाविद रूप में देना चाहिए, जिससे छात्र उसका अनुकरण कर उसको महसूस कर। कहने का मतलब यहाँ नकल का मतलब क्या है, एक प्रकार जो टीचर ने पढ़ाया है ना, उस हिसाब से एक प्रकार से सीखना। उसे उसी के ऊपर इसने क्या कर रखा है, नकल के बारे में बता रखा है। नकल का मतलब ये नहीं है कि किसी का देख कर लिखना, कि हम एग्जाम में गए और किसी का देख देख कर लिख रहे हैं। नकल का मतलब यहाँ इससे है कि कोई जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना, जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी नकल करना एक प्रकार से, मतलब उसके से सीखना। उसके बाद अनुक्रिया, रिस्पोंडिंग, तत्पश्चात अनुकरण कर उससे अनुकरण के द्वारा किए क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। अनुमूलन, वैल्यूइंग, उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह सफल सिद्ध हुआ कि नहीं। नेक्स्ट की बात करें सप्रत्यय, हम उसमें सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करते हैं। नेक्स्ट की बात करें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रकरण को एक शतांश में रखकर उसके बारे में चिंतन करते हुए उसके विचार करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट की बात करें चित्रीकरण, तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चरित्र निर्माण करते हैं, जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एवं भाव उत्पन्न होता है, जैसे गुंडों के प्रति गुस्से का भाव, हीरो के प्रति सहानुभूति वाला भाव आदि। बात करें मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, साइकोमोटर डोमेन्स, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मनोशारीरिक उद्देश्य का निर्माण सिम्पसन ने 1969 में किया। उन्होंने ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए निम्न बिंदुओं को प्रकाशित किया। सबसे पहले उद्दीपन, स्टिमुलेशंस, उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं। उसे भूख लगने पर खाने की तरफ क्रिया करते हैं। उस उदाहरण में भूख उद्दीपन है, जो कि हमें क्रिया करने के लिए उत्तेजित करते हैं। सेकंड, कार्य करना, उच्च उद्दीपन के प्रति क्रिया हमारे कार्य करने पर मजबूर करती है। नेक्स्ट की बात करें नियंत्रण, कंट्रोल, उस क्रिया पर हम निरंतर रखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट की बात करें समन्वय, उसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन और क्रिया के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। नेक्स्ट की बात करें स्वाभाविक, न्यूट्रलाइजेशंस, वह समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है जिसमें
उनमें समन्वय स्थापित करना हमारे लिए सहज हो जाता है। हम आसानी के साथ हर परिस्थिति में उनका समन्वय स्थापित कर पाते हैं। वह हमारा स्वभाव बन जाता है। नेक्स्ट, आदत, हैबिट फॉर्मेशंस। वह स्वभाव आने के पश्चात हमारी आदत बन जाता है। ऐसी परिस्थिति दोबारा आने के पश्चात हम वही क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण होता है। अब बात करें कि वॉल्यूम के टैक्सोनॉमी से निष्कर्ष क्या निकले। कैलकुलेशन। वॉल्यूम के वर्गीकरण में वॉल्यूम ने छात्रों के ज्ञान एवं बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। वह छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास पर आध्यात्मिक बल देती है। उनका यह वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। वॉल्यूम के वर्गीकरण के माध्यम से चलकर ही हम शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि भौतिक विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान की प्रक्रिया, गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग इन फिजिकल साइंस। तो सबसे पहले समस्या समाधान विधि विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इसके वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिसमें वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सके तथा अपने पूर्व ज्ञान व अनुभव के आधार पर समस्या समाधान संबंधी विकल्प प्रस्तुत कर सके। इस कार्य में अध्यापक उनकी सहायता करता है। विद्यार्थी प्रयोग एवं अनुभव द्वारा विकल्पों की पुष्टि करके समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। समस्या समाधान विधि के मुख्य चरण हैं समस्या को महसूस करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या को विश्लेषण, उपयुक्त आंकड़ों का संकलन, परिकल्पना का निर्माण और परीक्षण की निष्कर्ष का निकालना होता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब क्या है, एक प्रकार से मतलब टीचर बच्चों के सामने एक इस प्रकार के समस्या क्रिएट करना, मतलब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन देना जिसपे स्टूडेंट क्या करें, विचार विमर्श करें और उस प्रॉब्लम का क्या निकाले, सॉल्यूशन निकाले। सबसे पहले समस्या समाधान विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में वैज्ञानिक विधि के से कार्य करने का परीक्षण देने में दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान और अध्यापक विद्यार्थी मधुर शब्दों के निर्माण में विशेष रूप में सहायक है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें अध्यापक का कार्य अपेक्षाकृत कम हो जाता है, परंतु यह विधि वर्तमान भारतीय शिक्षण परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। इसमें मुख्य कारण है हमारे विद्यालयों में संसाधनों का अभाव, योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता, पाठ्यक्रम की कमियां, विद्यार्थियों में अत्यधिक अपेक्षा आदि है। बात करें समस्या समाधान विधि के चरण। सबसे पहला चरण अपना समस्या को महसूस करना, सेकंड है समस्या को परिभाषित करना, थर्ड है समस्या का विश्लेषण, नेक्स्ट है उपयुक्त आंकड़ों का संकलन, नेक्स्ट अपना परिकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण, नेक्स्ट है निष्कर्ष निकालना कि उसी निष्कर्ष क्या निकला जो चीज़ें पढ़ी हमने। तो बात करें सबसे पहले समस्या की पहचान एवं दिए गए तथ्यों तथा उनके संबंधों को समझना। समस्या निवारण विधि का यह है पहला पद है जिससे शिक्षक समस्या विद्यार्थियों के समक्ष रखता है और उनमें पर्याप्त समय देता है जिससे कि वो समस्या की पहचान कर सके और साथ ही साथ समस्या में क्या, क्यों और कैसे का बोध कर सके। नेक्स्ट की बात करें समस्या का विश्लेषण। समस्या का विश्लेषण करने के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में प्रश्नोत्तर माध्यम से यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि समस्या के अंतर्गत क्या दिया है और उन दिए गए हुए तथ्यों के आधार पर क्या निकाला जाता है। इस पद से छात्र यह समझ सकते हैं कि कौन सा तथ्य अनावश्यक है और कौन सा आवश्यक है। नेक्स्ट की बात करें संभावित हल खोजना। समस्या के विश्लेषण के बाद आवश्यक तथ्यों के आधार पर विद्यार्थियों का यह समझ सकेगा कि गणित के कौन से नियम या सूत्र का सिद्धांत का प्रयोग आवश्यक है। इसी आधार पर निर्णय करना कि किस गणितीय विधि का प्रयोग कर इसका हल निकाला जा सकता है। विद्यार्थी अनुकूलन विधि का चयन कर समस्या को संभावित हल निकालने का प्रयास कर सकता है। मतलब एक प्रकार से किसी रिएक्शन के बारे में जानना कि कौन से केमिकल डाले या कौन से कैटालिस्ट डाले जिससे रिएक्शन क्या हो जाए, अपनी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट की बात करें तो हल प्राप्ति के लिए सही गणना करना। शिक्षक को यह देखना चाहिए जरूरी हो जाता है कि समस्या की हल प्राप्ति करते हुए
इस समय विद्यार्थी गणना में कोई भूल तो नहीं कर रहे। शिक्षक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को त्रुटिहीन एवं शीघ्रता से गणना करने के लिए प्रेरित करें। प्राय ये देखा जाता है कि छात्र गणित सक्रिय दशमलव गुणा भाग करने में गलतियां करते हैं। ऐसी स्थिति में चाहिए कि वो शिक्षक उन्हें सही गणना का अभ्यास कराए, मतलब बार बार क्या करवाए, प्रैक्टिस करवाए। नेक्स्ट की बात करें, समस्या का हल ज्ञात करना एवं स्पष्टीकरण। गणित में हम बिना स्पष्टीकरण के परिणाम या हल को सही नहीं मानते, अतः विद्यार्थियों को ज्ञात किए गए हल को तर्क संगत रूप में समस्या के साथ जोड़कर जांचना चाहिए। अब बात करें समस्या विधि के निवारण के गुण क्या क्या, तो यह विधि विद्यार्थियों को समस्या निवारण के लिए तैयार करती है। इस तरह गणित समस्या निवारण जीवन में आने वाली समस्या को समझने को और निवारण में करने में सहायक होती है। इस विधि से विद्यार्थियों में चिंतन, तर्क एवं कल्पना की प्रेरणा की जाती है, मिलती है। यह विधि विद्यार्थियों में स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता और पहल करने की आदतों का विकास करती है। यह विधि विकास को बौद्धिक जिज्ञासा के लिए प्रेरित करती है एवं अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह सब अध्यापन आदत का विकास करने में सहायक है। यह विधि करके सीखने पर आधारित है, इसलिए अधिक कम प्रभावशाली होता है। शिक्षक विद्यार्थी मिलकर शिक्षण अधिगम प्रणाली में भाग लेते हैं, जिससे शिक्षक विद्यार्थियों की शंका को दूर कर सही हल प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इस विधि से धैर्य, सहयोग, आत्मविश्वास आदि जैसे गुण का विकास होता है। बात करें समस्या निवारण विधि के दोष क्या क्या, यह विधि में शिक्षण धीमी गति से चलता है। बौद्ध प्रश्न समस्या समाधान विधि के सोपान लिखिए। यह विधि गणित के शिक्षकों के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब हम फिजिकल एजुकेशन वगैरह, बायोलॉजिकल एजुकेशन वगैरह में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कम उम्र के विद्यार्थियों या छोटी कक्षा के विद्यार्थियों में परिपक्वता न होने के कारण यह विधि अधिक से प्रयोगता न होने के कारण यह विधि अधिक उपयोगी और प्रभावशाली नहीं रहती। एक प्रशिक्षित शिक्षक ही इस विधि का प्रभावशाली रूप में उपयोग कर सकता है। औसत शिक्षक इस विधि का उपयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस विधि की आवश्यकता के अनुरूप विषय वस्तु का संगठन एक कठिन कार्य है। इस विधि की उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि शिक्षण कला विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। शिक्षण कला विश्लेषण के विभिन्न चरणों एवं उनके महत्व की विवेचना कीजिए। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजिकल एनालिसिस, डिस्कस वेरियस स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षा विश्लेषण होता क्या है। तो शिक्षण विश्लेषण का अर्थ है शिक्षण सामग्री, सीखने की सामग्री। मतलब अगर बात करें ना पेडागोगी की, तो पेडागोगी क्या है, एक प्रकार से साइंस ऑफ टीचिंग है, सीखने की सामग्री या शैक्षणिक दृष्टि से विश्लेषण करना। शैक्षणिक विश्लेषण की सामग्री को संचालित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण तक पहुंचाने के निर्देशात्मक स्थितियों में उचित उद्देश्य और रणनीतियों का चयन है। यह विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य है। रणनीतियों की व्यापक दृष्टि है जो प्रभावी शिक्षण की सुविधा प्रदान करती है। यह भी समझाया गया है कि शिक्षण के शैक्षणिक विश्लेषण प्रभावी लेन देन के उद्देश्यों में एक शिक्षक के दृष्टिकोण से शिक्षण सामग्री, सिखाने की सामग्री को तात्विक और व्यवस्थित रूप में विभाजित करना है। शैक्षणिक विश्लेषण शिक्षण की पद्धति या प्रक्रिया से संबंधित है। यह प्रभावशाली शिक्षण के बजाय शिक्षण पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। विश्लेषण शब्द का अर्थ है किसी चीज को उसके छोटे छोटे भागों, तत्वों या घटकों में तोड़ने या अलग करने की प्रक्रिया है। मतलब बात करें पेडागोगी का मतलब होता है एक प्रकार से साइंस ऑफ टीचिंग। अगर बात करें हम एनालिसिस का मतलब होता है चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके बारे में पढ़ना। उसके बाद शैक्षणिक विश्लेषण आवश्यक है क्योंकि शैक्षणिक विश्लेषण सटीक जानकारी देता है कि क्या पढ़ना क्या नहीं। शिक्षण के प्रभावशाली तरीकों का आश्वासन देता है। प्रभावी शिक्षण के लिए सहायता देता है भाई। शिक्षण को शिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी का आश्वासन देता है। प्रभावी मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्यवाही का आश्वासन देता है। शिक्षण संदर्भों के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन का आश्वासन देता है। प्रभावी शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि यह सुचारू शिक्षण को सुनिश्चित करता है। यह बेहतर शिक्षण और बेहतर शिक्षण परिणामों का आश्वासन देता है। बात करें शिक्षण विश्लेषण, प्रभावी
शिक्षण के लिए प्रभावी शिक्षण में शामिल है। सबसे पहले पढ़ाने के लिए सामग्री का उचित चयन। सेकंड, अनुदेशनात्मक शैक्षणिक उद्देश्य का निर्माण। नेक्स्ट, उचित तरीकों और रणनीतियों का उपयोग। नेक्स्ट की बात करेंगे संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में सीखने की भागीदारी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट की बात करेंगे उपयुक्त शिक्षण सामग्री की सहायक सामग्री का उपयोग। नेक्स्ट की बात करेंगे उपयुक्त मूल्यांकन एवं तकनीकों का उपयोग। नेक्स्ट की बात करें तो इसलिए शैक्षणिक विश्लेषण प्रभावी शिक्षण के सभी आवश्यक घटकों को सुनिश्चित करता है। यह शिक्षण विश्लेषण का महत्व है। अब बात करें हम शिक्षण विश्लेषण के चरण और उनके चरणों के बारे में पढ़ जानेंगे अलग प्रकार से। सबसे पहले किसी शिक्षण सामग्री के शैक्षणिक विश्लेषण के चरणों पर अलग अलग व्याख्याएं हैं। हर्बर्ट ने प्रसिद्ध शैक्षणिक कदमों को हर्बेटल कदमों के रूप में जानना इन 5 चरणों में सम्मिलित किया। सबसे पहले तैयारी, सेकंड प्रस्तुति, थर्ड संगठन, फोर्थ सामान्यकरण और फिफ्थ आवेदक। हर्बर्ट के अनुसार शैक्षणिक विश्लेषण एक विशिष्ट योग्यता समूह वाले शिक्षक द्वारा एवं जानबूझकर अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई धारणाओं से। आमतौर पर शैक्षणिक विश्लेषण के चरणों में सामग्री को विभिन्न कणों में बांटना शामिल होता है। वे है सबसे पहला सामग्री विश्लेषण, पढ़ाए जाने वाले सामग्री का विश्लेषण। सेकंड, अनुदेशात्मक पाठ्यचर्या संबंधी वस्तुनिष्ठ सूत्रीकरण। नेक्स्ट की बात करें शिक्षण विधियों और रणनीतियों का चयन। नेक्स्ट की बात करें समर्थन शैक्षणिक अधिगम सामग्री का चयन। नेक्स्ट की बात करें उपयुक्त मूल्यांकन उपकरण का चयन। अगर नेक्स्ट की बात करें तो आगे की शिक्षा के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की चुनाव। अब बात करें शिक्षण विश्लेषण के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सामग्री का चयन, अच्छी सामग्री होनी चाहिए, अच्छे नोट्स होने चाहिए। सामग्री विश्लेषण करें, सामग्री विश्लेषण से अवधारणा का पता लगाए, सामग्री से पढ़ने के लिए तथ्य ढूंढे, महत्वपूर्ण शब्द वर्ष नाम आदि खोजें। उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री को स्पष्ट करें। उपयुक्त शिक्षण विधियों और रणनीतियों को स्पष्ट करें। उपयुक्त मूल्यांकन दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अनुदेशनात्मक उद्देश्य तैयार करें, सीखने की तैयारी करें। शिक्षण की योजना बनाए, पाठ योजना। शैक्षणिक विश्लेषण के बाद सामग्री विश्लेषण होता है। प्रभावी शिक्षण के लिए शैक्षणिक विश्लेषण आवश्यक है और यह शिक्षण प्रक्रिया में एक शिक्षक द्वारा सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक कदम है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले शिक्षा में मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि एक शिक्षण उद्देश्य को किस हद तक प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए जानकारी एकत्रित करता है, करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि विद्यार्थी ने किस हद तक निर्देशात्मक उद्देश्य को प्राप्त किया है। मूल्यांकन के लक्ष्य क्या क्या है? सबसे पहले निरंतर प्रक्रिया। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। मूल्यांकन व्यापक है, इससे सब कुछ शामिल है। मूल्यांकन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, इसके छात्र, शिक्षक, अभिभावक और सहकर्मी समूह शामिल है। मूल्यांकन में मात्रात्मक, गुणात्मक और मूल्य विवरण शामिल है। मूल्यांकन प्रकृति में उपचारात्मक है क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षार्थी को हर कदम को सुधार करने में मदद करती है। मूल्यांकन केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है, यह इस बात पर भी ध्यान देता है कि कक्षा के बाहर क्या होता है क्या नहीं। यह शिक्षण की तुलना में सिखाने को अधिक महत्व देता है। मूल्यांकन विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी मार्गदर्शन का काम करता है। मूल्यांकन बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। मूल्यांकन के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो सबसे पहले है निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी। मूल्यांकन एक बच्चे को मूल्यांकन की एक सतत प्रक्रिया है। व्यापक का सिद्धांत मूल्यांकन को ज्ञान का परीक्षण, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों तथा लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में मुख्य या लिखित परीक्षणों के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें संपूर्णता का सिद्धांत। परीक्षणों और परीक्षाओं के माध्यम से हम छात्रों को शैक्षणिक स्तर के बारे में सिखाते हैं, लेकिन मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्तित्व का संपूर्ण मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें बाल केंद्रित मूल्यांकन न केवल पाठ्यक्रम केंद्रित होता है बल्कि बच्चे के समग्र
व्यवहार को अधिक महत्व दिया जाता है। अब बात करें उद्देश्य का सिद्धांत। मूल्यांकन उद्देश्यों के सिद्धांतों पर आधारित है। यह जानने का प्रयास करता है कि व्यक्तित्व के विभिन्न उद्देश्यों किस प्रकार प्राप्त किया जा रहा है। गुणवत्ता का सिद्धांत इसके मात्रा के साथ साथ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सीख की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाता है। सीखने के अनुभवों का सिद्धांत इसमें छात्रों द्वारा अपने शिक्षक और परिवेश से प्राप्त स्थायी अनुभव शामिल है। अनुप्रयोग का सिद्धांत एक बच्चे को उसके द्वारा सीखे गए सभी पहलुओं को अनुप्रयोग का पता होना चाहिए। समस्या का सिद्धांत शिक्षा के साथ साथ छात्रों के समग्र व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। अब बात करें मूल्यांकन के प्रकार। सबसे पहला है निर्णयात्मक मूल्यांकन, सेकंड है योगात्मक मूल्यांकन, थर्ड है पूर्वानुमानित मूल्यांकन, नेक्स्ट है नैदानिक मूल्यांकन, नेक्स्ट है सामान्य संदर्भित मूल्यांकन, नेक्स्ट है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, नेक्स्ट है मात्रात्मक मूल्यांकन और उससे नेक्स्ट है अपना गुणात्मक मूल्यांकन। इस आधार पर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन के अलग अलग की तरह से क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। एक उपलब्धि परीक्षण की रचना में विभिन्न सिद्धांतों तथा पदों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को मापन करने से। उपलब्धि परीक्षण का तात्पर्य यह है कि शिक्षण द्वारा दिए गए ज्ञान को छात्रों में कितना अर्जित किया है, अर्थात छात्रों के कितने ज्ञान को उपलब्धि प्राप्त की। इसका मापन करने के लिए शिक्षण द्वारा उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को कक्षा में पढ़ाता है और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात शिक्षक यह जानने की कोशिश करता है कि छात्रों द्वारा कितना ज्ञान ग्रहण किया गया। इससे पता करने के लिए शिक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करता है। उपलब्धि परीक्षण को कुछ विधानों द्वारा निष्पक्ष परीक्षण तथा कुछ के द्वारा संप्रति परीक्षण भी कहा जाता है। उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या है कि मतलब जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया है कि बच्चे ने कितना कुछ उससे लर्न किया है, उसे कुछ सीखा है, वही परीक्षण क्या कहलाता है, एक प्रकार से उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अगर बात करें उपलब्धि परीक्षण का इतिहास के बारे में जाने तो सर्वप्रथम मानकीकृत वस्तुनिष्ठ उपलब्धि परीक्षण को 1895 में राइस महोदय द्वारा विकसित किया गया था। राइस महोदय ने पूरे देश में चौथी कक्षा के 16,000 छात्रों के लिए 50 शब्दों के वर्तनी परीक्षण के लिए मानकीकृत वस्तुनिष्ठ उपलब्धि परीक्षण कराया। 20वीं सदी से पूर्व कई एकल विषय उपलब्धि परीक्षण लिए गए। माना जाता है कि 1920 से पहले इस प्रकार के उपलब्धि परीक्षण नहीं हुए थे। 1923 में प्रारंभिक मानसिक स्तर पर स्टैनफोर्ड उपलब्धि परीक्षण 1925 में आयोवा हाई स्कूल द्वारा परीक्षण में संबंधित परीक्षाएं संपन्न कराई गई। 1970 के दशक में मानक परीक्षणों को विकसित किया गया। 1990 के दशक की शुरुआत से उपलब्धि परीक्षण पर साहित्य अव्यक्त लक्षण सिद्धांत, विषय प्रतिक्रिया वक्र और शिक्षण उपलब्धि का एक मूल्यांकन और अनुदेशात्मक प्रक्रिया बनाया गया था, इससे संबंधित था। उपलब्धि परीक्षण के सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रश्न पत्र कहा जाता है, एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर। पहले उपलब्धि परीक्षण के द्वारा यह पता किया जाता था कि बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात छात्र के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया अथवा उनमें जो पढ़ाया है, सिखाया गया है, उस ज्ञान का अन्य छात्र परिस्थिति में किस प्रकार से उपयोग करेगा। बात करें उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा है। ईबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलताओं से निपुणता का मापन करने के लिए बनाया जाता है। थाइनडाइट के अनुसार जब हम उपलब्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं तो हम यह निर्धारित करने में रुचि रखते हैं कि किसी व्यक्ति ने विशेष प्रकार के निर्देशों का संपर्क में आने के बाद क्या सीखा क्या नहीं। ग्रीचे में एवं अन्य के अनुसार उपलब्धि परीक्षण बच्चे की वर्तमान क्षमता एवं विशिष्ट सामग्री क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा को मापते हैं। हेनरी चोशी के अनुसार हर मामले में उपलब्धि परीक्षण किसी न किसी रूप में एक प्रदर्शन की पेशकश के लिए कहता है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। बात करें उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य विद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रों का चयन। सेकंड है
शिक्षकों के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करना कि मतलब जो टीचर है वो क्या पढ़ा रहे हैं एक प्रकार से और क्या पढ़ाना है उन्हें। नेक्स्ट की बात करें शिक्षकों के शिक्षण कौशल का मूल्यांकन करना। और नेक्स्ट की बात करें तो शिक्षकों द्वारा शिक्षण विधि का चयन करना, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के रूप में परिवर्तन लाने में। नेक्स्ट की बात करें छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करने में। नेक्स्ट की बात करें शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करना। और नेक्स्ट की बात करें छात्रों को प्राप्त अंकों के आधार पर उनके आगे के विषय अध्ययन के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट की बात करें छात्रों की शिक्षण उन्नति के करने के लिए। और नेक्स्ट की बात करें तो छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम उपलब्धियों का क्या करना, मूल्यांकन करना। बात करें उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या क्या है। सबसे पहले है परीक्षाओं के आधार पर। परीक्षाओं के आधार पर क्या है भी, मौखिक और लिखित परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण क्या है, मौखिक परीक्षा वे परीक्षाएं होती हैं जिसमें शिक्षक छात्रों को मौखिक रूप में प्रश्न पूछते हैं तो छात्र शिक्षकों को प्रश्न का मौखिक रूप में जवाब देते हैं। मौखिक परीक्षण में मूल्यतः वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक परीक्षण के माध्यम से बच्चों के आत्मविश्वास, उनकी भाषा कौशल अर्थात उनके उच्चारण, भाषण एवं अभिव्यक्ति शैली का विकास होता है। किसी भी प्रकार के परीक्षण का निर्माण उद्देश्य पर आधारित होता है। मौखिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों के भाषण कौशल, उच्चारण एवं बच्चों के अंदर के भय को दूर करना आदि है। मौखिक परीक्षण का एक मुख्य भाग दिया है कि परीक्षा के दौरान शिक्षक व शिक्षार्थी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस शिक्षक छात्र का पूर्ण रूप से मूल्यांकन कर देता है, किंतु इस प्रकार के परीक्षण में समय की बहुत हानि होती है। नेक्स्ट की बात करें लिखित परीक्षण। लिखित परीक्षण में शिक्षकों द्वारा छात्रों के लिखित रूप में प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर छात्र लिखित रूप में देते हैं। इस प्रक्रिया के परीक्षण में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरणीय या निबंधात्मक आदि किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के परीक्षण से बच्चों को सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है तथा उनके लेखन के क्रिया में भी सुधार होता है। नेक्स्ट की बात करिए प्रायोगिक परीक्षण। इस प्रकार परीक्षण में शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रायोगिक कार्य दिए जाते हैं तथा उन कार्यों के आधार पर छात्रों के कौशल का विकास एवं मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों को निम्न प्रकार के कौशल जैसे उनके ज्ञान, खेल, कला, विज्ञान और प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा उनके कौशलों का मापन किया जाता है। अगर बात करें प्रकार की तो सबसे पहले मौखिक और लिखित, और नेक्स्ट की बात करें प्रायोगिक। मौखिक में क्या होता है, बोलना होता है एक प्रकार से, टीचर पूछता है क्वेश्चन और बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड में लिखित, जो पढ़ाया गया है उसके बारे में जानना मतलब। नेक्स्ट की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी परीक्षण। अब उद्देश्य के आधार पर सामान्य उपलब्धि परीक्षण। इस प्रकार के उपलब्धि परीक्षण में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान एवं कौशल से। नेक्स्ट की बात करें नैदानिक परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग शिक्षा के बड़े क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार का परीक्षण का प्रयोग पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने, शिक्षण विधि में परिवर्तन लाने आदि शैक्षणिक सत्र क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। नैदानिक परीक्षण का प्रयोग तब किया जाता है जब शिक्षा के किस क्षेत्र पर शिक्षा अपने उद्देश्य की प्राप्ति की नहीं कर पाती। इसी की सहायता से कक्षा का पाठ्यक्रम, शैक्षणिक विधि तथा शिक्षा शैली को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें सामग्री के आधार पर शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। सबसे पहले शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके मौखिक एवं लिखित में से किसी भी विधि का प्रयोग करके मापक या मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण से छात्र की भाषा में ही प्रश्नों का प्रयोग होता है। इस शैक्षणिक क्षेत्रों में इसी प्रकार के परीक्षण का अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण का अर्थ हुआ कि जिन परीक्षणों में शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम कह सकते हैं कि वे परीक्षण जिन्हें शब्दों के स्थान पर चिन्हों, प्रतीकों, संकेतों, चित्र आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग छोटे बच्चों या अनपढ़ लोगों के लिए किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट की तो प्रशासन के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण के का मतलब क्या है कि किसी एक का क्या करना, परीक्षण करना एक प्रकार से एक से क्वेश्चन पूछना, और सामूहिक परीक्षण मतलब ग्रुप में। तो व्यक्तिगत परीक्षण का तात्पर्य है यह हुआ कि किसी एक व्यक्ति का परीक्षण एक समय पर लेना। इस प्रकार की प्रक्रिया में एक समय पर एक छात्र का परीक्षण होता है जिसकी सहायता से मापनकर्ता छात्र के गुणों को अधिक
अच्छे से जान जाता है। इस प्रकार के परीक्षण प्राय मुख्य रूप में होते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो हम सामूहिक परीक्षण, इस प्रकार के परीक्षण समूह में किए जाते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में एक ही समय में कई छात्र या छात्राओं के समूह का परीक्षण किया जाता है। सामूहिक परीक्षण प्राय लिखित रूप में होते हैं। अब बात करें उपलब्धि परीक्षण में प्रयुक्त प्रश्नों के आधार पर, सबसे पहले निबंधात्मक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण में पूछे गए दीर्घ स्तरीय प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक परीक्षण में छात्रों को प्रश्नों के जवाब सामान्यतः 300 से 500 शब्दों के माध्यम से देने पड़ते हैं। निबंधात्मक परीक्षण को प्राचीन प्रणाली परीक्षण तथा परंपरागत परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। लघु उत्तरीय परीक्षण, इस प्रकार के परीक्षण में छात्रों को छोटे जवाब वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की उत्तर सीमा 50 से 100 शब्दों तक की जाती है। यहाँ एक पंक्ति में भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इस प्रकार के परीक्षण में बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में छात्रों द्वारा संकेत या एक शब्द या कुछ शब्दों में जवाब दिए जाते हैं। इस प्रकार के परीक्षण का उपयोग निबंधात्मक परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। उपसंहार मनोनिरीक्षण क्या निकला इनका? तो उपलब्धि परीक्षण का मुख्य लक्ष्य है छात्रों के भावनात्मक, क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक पक्षों का विकास करना होता है। उपलब्धि परीक्षण की सहायता से छात्रों के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावनात्मक पक्षों में जो परिवर्तन आते हैं उनका उनका माप किया जाता है। छात्रों के ज्ञानात्मक पक्षों की प्राप्ति एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से हो जाती है। क्रियात्मक पक्षों की प्राप्ति प्रायोगिक परीक्षण से हो जाती है तथा भावनात्मक पक्षों की प्राप्ति निम्नात्मक परीक्षणों से हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्धि परीक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। उपलब्धि परीक्षण की सहायता से ही विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां तथा शिक्षण शैली आदि का निर्माण हो सकता है। ये अपना थे आज कुछ पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विश यू वेरी वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।